हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी योजना में। दोस्तों, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों का अच्छा कमेंट है। उसमें बहुत सा बार पूछा गया है कि हम किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बिजनेस लोन कैसे मिलेगा और उस बिजनेस लोन को लेने के लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बारे में बात करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। आप जैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसी तरीके से बैंक आपसे रिस्पॉन्स करेगा और अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा हुआ, सारा कुछ सिस्टमेटिक हुआ तो आपको लोन मिलने में भी कोई तकलीफ नहीं होगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं बिजनेस प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाएं और उसे बैंक में कैसे प्रेजेंट करें। तो मैं आपको लेके आता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे देखें, मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखा हुआ है। मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपको भी कुछ इसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए इसी ऑर्डर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेकरी के ऊपर है। अगर आप में से कोई भी भाई लोग बेकरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप सेम ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले जो ऊपर वाला हेडिंग पॉइंट है इसमें लिखा गया है बेकरी प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने अपने बिजनेस को जस्टिफाई कर दिया है यहाँ पे। अब आगे जो कॉलम बनाया है उसमें प्रोडक्ट कोड करके, ये तो सर्टिफिकेशन है दोस्तों जो आपको गवर्नमेंट से लेना होगा। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड में भी ये सारे जो भी हैं वेलफेयर्स, बिस्कुट्स, ये सब सर्टिफिकेट है जो आपको गवर्नमेंट ऑफिस से मिलेगा। तो इसका डिटेल्स आपको देना होगा। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये जो बिजनेस प्रपोजल बना हुआ है इसके मशीन का कैपेसिटी पर एनम 60 मैट्रिक टन का है। मतलब ये एक साल में 60 MT तक बिस्किट को बेचेंगे। और फिर मंथली ईयरली प्रिपरेशन दिया हुआ है और ये अपना एड्रेस वगैरह प्रिपेयर्ड बाय किन्होंने तैयार किया है, इनका ऑफिस कहाँ है। तो फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन के बाद हम आ जाते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ पे हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। हमारा बिजनेस क्या है, इसका भारत में कितना ग्रोथ है, कितना डिमांड है, अगर हम करते हैं तो उसमें हमारा भविष्य क्या होगा। तो जैसा कि इन्होंने इंट्रोडक्शन के बाद लिखा है, बेकरी इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट of the food industry with an annual turnover of around 3000 करोड़। इन्होंने बताया है कि ये इंडिया में बेकरी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। इंडिया लार्जेस्ट है जो 3000 करोड़ का बिजनेस करती है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है जो 3000 करोड़ का बिजनेस सालाना करती है। तो वही सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये सब पूरा डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं ये प्रोजेक्ट वेबसाइट पे डाल दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आ गया मार्केट पोटेंशियल। तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर अब आपको बताना है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका मार्केट में कितना वेटेज है। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ना कि इंडिया के बहुत सारे राज्यों में, जैसे हो गया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इन सब में तो है ही। और वहाँ पे नियरली 55% लोग, उससे ज़्यादा लोग सुबह शाम मतलब बिस्किट खाना पसंद भी करते हैं। वहाँ पे इसका कंजप्शन ज़्यादा है। देख रहे हैं जैसा कि ये यहाँ पे बता रहे हैं, देयर इज़ नो मार्केटिंग प्रॉब्लम एज एवरी शॉप इज ए मार्केट फॉर वफर बिस्किट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स स्टिल रिमेन द चीपेस्ट ऑफ द प्रोसेस्ड रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स इन कंट्री। बता रहे हैं कि इसमें मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जितना भी दुकान है सब बेकरी प्रोडक्ट के लिए खुला हुआ है और इससे सस्ता रेडी प्रोडक्ट जो कि खाने के लिए तुरंत अवेलेबल हो, कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे ताकि बैंक वाले को समझ में आए, अगर कल को ये बिजनेस चालू करे तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे ये बता रहे हैं कि पहले 1975 में बेकरी प्रोडक्ट का एनुअल टर्नओवर, सालाना जो सेलिंग था वो 5.19 लाख का था और अभी ये बढ़ गए 1990 में हो गया, 1990 में ही 18.95 लाख टन का हो गया। तो ये रिकॉर्ड हर साल धीरे धीरे करके इंक्रीज होते ही जा रहा है। तो इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है। तो अगर ये बैंक वाले भी पढ़ते हैं तो उनको भी समझ में आएगा ये क्या बताना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जब ये सब हम पूरे ढंग से अपने बिजनेस को डिस्क्राइब कर देंगे फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें बताएंगे बेसिस एंड प्रिजम्पशन। इसमें बेसिस में हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे उन्होंने पहले पैराग्राफ में लिखा है कि ये 8 घंटे का काम डेली करवाएंगे और महीने में 25 दिन कराएंगे।
वो भी 75% एफिशिएंसी के साथ। तो देखिए बारीकी, अभी लोग जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं लिखते, ये प्रॉपर हर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरा मज़दूर 8 घंटा काम करेगा, महीने का 25 दिन काम करना है, और वो भी 75% एफिशिएंसी के साथ। इट इज़ प्रिजम्ड दैट इन द फर्स्ट ईयर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी 70%। और ये बता रहे हैं कि जो भी मेरा मशीन का और फैक्ट्री का कैपेसिटी होगा उसका पहले साल में मैं 70% यूटिलाइज कर पाऊँगा। कि मैं नया रहूँगा फील्ड में, मुझे उतना परफेक्ट आइडिया नहीं होगा, तो उस चीज़ का 70% मैं यूटिलाइज कर लूँगा, और फिर दूसरे साल में मैं इसको इंक्रीज करके 85% ले जाऊंगा, और फिर कुछ सालों में जैसे 3 साल या 4 साल में मैं अपने कैपेसिटी का 100% यूज करूंगा। तो ये चीज़ भी इन्होंने क्लियर बताया। अब यहाँ आगे ये बता रहे हैं जो मेरे पास काम करेंगे उनका सैलरी क्या होगा, रेट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। तो ये उतना ही सबको पे करेंगे जितना कि मिनिमम रेट गवर्नमेंट ने तय करके रखा है। अब ये बता रहे हैं जो बैंक से ये लोन लेंगे उसका इनको 15% तक ब्याज देना पड़ेगा। आगे इन्होंने बताया है कि ये अपना 30% मार्जिन मनी रखेंगे टोटल कैपिटल का, जितना भी ये इन्वेस्ट करेंगे उसका 30% अपना मार्जिन बचा के रखेंगे। अगर कुछ दिनों तक बिजनेस में कुछ हुआ तो यही 30% बिजनेस को आगे बचा के रखेगा। और इनके हिसाब से जो ये जगह रेंट पे ले रहे हैं उसका रेंट 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। तो देखिए हर चीज़ को बारीकी से यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इससे ये तो पता चल रहा है ना कि आपने हर चीज़ पे काम किया है, तो बैंक को भी आप पे भरोसा होता है। और ये बता रहे हैं कि ये जो लोन लेंगे उसको चुकाने का टाइम जो होगा पे बैक पीरियड में भी 5 ईयर्स, तो 5 साल में ये उसको ख़त्म कर देंगे, लोन को भी चुका देंगे। अभी हमने बेसिक और प्रिजम्पशन देखा, अब हम चलेंगे इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल पे। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जिसको रन कर रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको चलाएंगे। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है। अभी स्कीम प्रिपरेशन एंड अप्रूवल, पीरियड मंथ 1, SSI प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 1 से 2 महीने में हो जाएगा, सैंक्शन ऑफ लोन 2 से 5 महीने में ये भी करवा लेंगे, क्लियरेंस फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये भी ले लेंगे, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर मशीनरी एंड डिलीवरी कितने टाइम में करेंगे, इन्होंने लिख रखा है 4 से 5 महीने, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 6 से 7वें महीने में, पावर कनेक्शन 6 से 7वें महीने में ये भी हो जाएगा, ट्रायल रन 7 से 8, मतलब 7 से 8 महीने के अंदर इनका काम स्टार्ट से, इनका प्लानिंग से लेके प्रोडक्शन तक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो गया, बैंक वाले को भी समझ में आएगा अब इन्होंने लोन लिया है तो मेरा पैसा कितना टाइम में देगा, या फिर मैंने जो पैसा दे दिया है वो अभी तक कहाँ है। तो इन्होंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप कि पहले महीने में ये होगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, मतलब 9वें महीने तक जाके इनका ट्रायल शुरू हो पाएगा। अब बारी आती है टेक्निकल एस्पेक्ट की। तो टेक्निकल एस्पेक्ट में वो अपने मशीनरी आइटम के बारे में बताएंगे कि मेरा मशीन का कैपेसिटी क्या है, मेरा मशीन का प्रोडक्शन क्या होगा। जैसा देखिए दिया हुआ है, ये जो प्रोडक्शन ऑफ क्रीम्ड वफ़र बिस्किट है वो 60 मीट्रिक टन बनेगा, वैल्यू उसका कितना होगा तो 56,78,000 का होगा। उसमें जो मोटर लगेगा वो क्या होगा तो 25 किलो वाट का होगा। इसका मतलब आपको मशीनरी आइटम का भी पूरा जानकारी लेके ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा। आप किस कैपेसिटी का मशीन खरीदते हैं, आप जहां से भी मशीन लेंगे उस वेंडर से संपर्क करें और बोले मुझे उसका मैनुअल चाहिए, साथ में कोटेशन भी, प्राइस का भी, तभी आप एक प्रॉपर अपना बिजनेस रिपोर्ट बना पाएंगे। अभी देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता रहा है। लास्ट में एक लाइन लिखा है, ऑल इलेक्ट्रिक स्विच में बी टर्न ऑफ व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब जरूरत नहीं होगा तो स्विच भी बंद रहेगा। मतलब बैंक को ये सब भी बताया जा रहा है ताकि उसको लगे ये बंदा जेन्युइन है, ये काम करने वाला है, इसने अभी तक कुछ सोच कर रखा है। चलिए ये तो हुआ। अब थोड़ा पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में इन्होंने बताया। अब देख लेते हैं जो मेन चीज़ है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आ जाते हैं। सबसे पहला जो इनका खर्चा आएगा वो आएगा फिक्स्ड कैपिटल, जो कि लगना ही लगना है, वो है 20 रुपये स्क्वायर मीटर। इन्होंने बता दिया तो 100 स्क्वायर मीटर का ले रहे हैं तो इनका 2000 का खर्चा आ रहा है। मशीनरी और इक्विपमेंट पे, तो मशीनरी इक्विपमेंट पे मैनुअल वफ़र बिस्कुट मशीन, ये सब कटिंग मशीन है तो उसका 2,75,000, मिक्सिंग मशीन का 35,000, शुगर ग्राइंडिंग मशीन का 35,000। और इधर देखिए वो हो गया। अब डिस्क्रिप्शन है उसका, मिक्सर 3 स्पीड 45,000, सीलिंग मशीन पैक करेगा 15,000, वर्किंग टेबल SS एल्युमिनियम वाला 5,000, वेटिंग बैलेंस प्लेटफॉर्म 5,000, एल्युमिनियम वैसिल 10,000। तो इस तरीके से पूरा सारा मशीन का 1 बाय 1 उन्होंने बताया ना। इंस्टॉलेशन का भी बता दिया। कॉस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ETC 30,000, फर्नीचर सहित जोड़कर टोटल हो गया इनका 4,97,000 का मशीनरी आइटम।
प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस 20,000, ये सब करने में जो खर्चा अलग से आ सकता है वो है 20,000। टोटल फिक्स्ड कैपिटल 5,17,000 रुपये का इनका जा रहा है। अब बारी आता है वर्किंग कैपिटल पर मंथ जो इनको की चाहिए होगा स्टाफ और लेबर के लिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर का रैंडमली है ये 5,000, सुपरवाइजर का 5-4, अकाउंटेंट 3। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें डाल के रखा है। स्किल्ड वर्कर का 3,000, सेमी वर्कर ऐसे ऐसे करके सबका बना दिया। तो इनका हेल्पर सहित इंक्लूड करके 46,500 हर महीने का खर्चा आ रहा है। उसमें 15% और जोड़ दीजिए तो सब मिला के 53,475 रुपये का हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा आएगा। तो व्हीट फ्लोर जो है आटा मैदा का 4,000 केजी और 8 रुपये पर केजी। तो ऐसा तो है नहीं आपको 8 रुपये मिलेगा, ये एक ओवरऑल प्रोजेक्ट बनाने का तरीका है। तो इनको 32,000 का ये हो रहा है। मैदा, स्टार्च, वेजिटेबल्स, ये जो भी इसमें आइटम आ रहा है वो सबको मिला के 1,47,000। ये पैकेजिंग मटेरियल का इनको 1,25,000। तो टोटल खर्चा इनका हो गया 3,04,000। अब है यूटिलिटी बिल, मतलब पानी, चाय, ये सब का खर्चा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हो गया, पानी हो गया, ये सब का हो गया 5,000, 1,000, 6,000। अदर चार्जेस लाइक रेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ये सब भी तो ज़रूरी है ना। थोड़ा मार्केट में फैलाना तो पड़ेगा बिजनेस को। आप लाखों रुपया लगा रहे हैं। टेलीफोन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सारा कुछ देख लें, क्योंकि आप कुछ भी शुरू करेंगे तो ये सारा आइटम आपको खर्च होना ही होना है। सेल्स एक्सपेंस, इंश्योरेंस, मिसलेनियस, ये सारा चीज़। तो इसमें इनको टोटल 10,000 का खर्चा इन्होंने बताया। अब आ गया टोटल रेकरिंग में सैलरी वेजेस में हो गया 53,000, रॉ मटेरियल 3,04,000, यूटिलिटी में 6,000, अदर जो है वो 10,000। टोटल 3,73,475 रुपये। अब वर्किंग कैपिटल फॉर 3 मंथ, तो 3 महीने के लिए इनका जो वर्किंग कैपिटल होगा वो 11,20,000 का होने वाला है। तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? फिक्स्ड कैपिटल 5,17,000, वर्किंग कैपिटल 3 महीने के लिए 11,20,000। तो सब मिला के इनका खर्चा हो गया 16,37,425 रुपये। अब चलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस पे। तो अब बताना भी पड़ेगा ना, आपने इतना खर्चा तो बता दिया, अब आप कमाएंगे कैसे, वो सब भी आपको इसी में डिस्क्राइब करना पड़े। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल रेकरिंग कॉस्ट है 44 लाख रुपये, डेप्रिसिएशन और मशीनरी 47,000, ऑफिस इक्विपमेंट पे 6,000, इंटरेस्ट टोटल कैपिटल पे 2,45,000। टोटल कैपिटल पे बैंक आपसे 15% लेगा तो 2,45 हुआ। टोटल आपका 47,80,014 रुपये हुआ, उसको इन्होंने 80,000 लिख दिया। ये तो हो गया टोटल, इतना आपका खर्चा हुआ साल भर का। अब चलिए देखते हैं टर्नओवर पर एनम कितना आएगा। तो आप 8 ग्राम वाला बिस्कुट 1 रुपये में बेच रहे हैं, 18 वाला 2, 150 ग्राम वाला 23 और 14 ग्राम वाला 3 रुपये में। और ये क्वांटिटी 2,000, 1,000, 1,000 इतना क्वांटिटी में आप सेल करेंगे। आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसके हिसाब से प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट का सेल भी होगा। तो वही क्वांटिटी यहाँ पे बताया है, जो इतना मेरा प्रोडक्ट उतने पैसे में बन के तैयार है, उसको मैं इतना पर केजी ये रेट के हिसाब से उसको मैं बेचूंगा। जो बेचने के बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो होगा टोटल 7,28,000 रुपये। तो लेस सेल्स एक्सपेंस 35% इसमें घटा दिया। अगर मान लीजिए सेल पूरा नहीं हो पाया, सेल में कुछ कमी आई, तो 35% इन्होंने बता दिया मेरा सेल नहीं हो, तो ठीक है 2,54,000 इसमें से भी माइनस हो गया। तो नेट सेल रियलाइजेशन टर्नओवर कितना हुआ? 4,73,200। तो नेट सेल्स टर्नओवर पर ईयर कितना आया? ये तो पर महीने 4,73,000 का इन्होंने बेचा। टारगेट था 7 लाख का, बिका 4 लाख का। अभी अब 12 महीने में बेचेंगे तो ये 56,78,400 एक साल में इन्होंने बेचा। तो अब नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो खर्चा हुआ है सेल्स में घटा देंगे। तो यहाँ पे 56 लाख था और ऊपर नेट जो आया था ये 47 लाख अपना खर्चा था। तो सब मिला के माइनस करने के बाद 8,98,400 का इनको प्रॉफिट मिला। दोस्तों अब उसी चीज़ को इन्होंने लास्टली बैंक को समझा दिया कि इतना कुछ करके मैं जितना प्रोडक्ट बनाऊंगा उसमें 35% मेरा वेस्टेज भी जाएगा। 35% में सेल नहीं कर पाऊंगा, चाहे रीज़न कुछ भी हो, मेरा सेल हो ना हो या फिर मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, जो भी है, उसके बावजूद 35% हटा के मैं 8,98,000 तो कमा ही लूँगा। बैंक भी इससे सेटिस्फाई होगा क्योंकि इन्होंने सारा चीज़ डिस्क्राइब किया सही तरीके से। अभी हम लोग फिर आगे देखते हैं कि इसको इन्होंने परसेंटेज में बताया है। नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब परसेंटेज में पूछ रहा है, तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टर्नओवर। तो 8,98,000 का आपका प्रॉफिट था इंटू 100 और टोटल का सेल्स हुआ था 56,78,000 का। तो आपका इसमें से 15% प्रॉफिट बन के निकला।
और नेट प्रॉफिट रिटर्न कितना हुआ, तो 8,98,000, और जो टोटल उस महीने का खर्चा हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो था इसमें 16 लाख का, वो 16 लाख। तो थोड़ा अब हम लोग बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज में आपका कितना आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट जो हुआ मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टर्नओवर। तो आपका नेट प्रॉफिट था 8,98,400 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू टोटल इन्वेस्टमेंट जो टर्नओवर हुआ था टोटल माल सेल करके, तो वो 56,78,400 रुपये का। तो उसके हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट निकला 15%। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रॉफिट आपका 8,98,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू टोटल इन्वेस्टमेंट 16,37,425 रुपये। इसी को आप पर मंथ लौटा के इधर उधर करके आप री इन्वेस्ट करके उतना आपका 56 लाख रुपए पे पहुंचाता। देखिए उसके बाद इन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट बताया, उसमें आपका क्या क्या कितना खर्चा जाएगा, क्या जाएगा, इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगर मैं इसको 1 बाय 1 सारा कुछ बताना शुरू करूं तो आधा घंटा प्लस हो जाएगा। तो अगर आपको कंप्लीट ये वाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में आप देख लें, यहाँ पे इन्होंने जो भी इनका वेंडर है जहाँ से ये मशीन खरीदेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, सबका डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है। तो इसको भी बैंक देखकर अपना समझ सकती है, जो आपने इतने जगह पे वेरीफाई किया, सबका प्राइस पूछा, आपने इतना मेहनत किया है। तो अगर आप भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो इतना मेहनत कर ले, इतना जानकारी इकट्ठा कर ले, तभी बैंक के पास जाएं। और अगर दोस्तों आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।